नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। दुखद खबर है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। भारत की मेज़बानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच ये एक बड़ी बुरी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 70 साल की उम्र में पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी उनका निधन आज हुआ है। बेदी साहब 1970 के दशक में स्पिन गेंदबाजी की प्रसिद्ध चौकड़ी बेदी प्रसन्ना चंद्रशेखर राघवन का हिस्सा रहे हैं। बेदी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की है। कुल मिलाकर उन्होंने 67 टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 266 विकेट का चटकाए। उन्होंने कुल मिला के 1560 विकेटों के साथ अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर भी खत्म किया। एक बेहद जिन्हें कहें कि बिल्कुल मुखर, साफ शब्दों में अपनी क्रिकेट को लेकर अपनी राय, अपनी बात रखने वाले बिशन सिंह बेदी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्नीस 1970 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। बेदी साहब पिछले कुछ दिनों से बीमार भी चल रहे थे और इस वक्त ये कम से कम यही कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी क्षति ज़रूर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल मोहन जुड़ रहे हैं। विमल जी, सबसे पहले तो यही समझना आपसे चाहेंगे, बिशन सिंह बेदी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। भारत की कमाल जो स्पिन चौकड़ी थी उसका हिस्सा थे, एक बहुत मुखर क्रिकेटर थे। आप कैसे उन्हें आज याद करते हैं? विमल, कुछ आपकी जो आवाज़ है वो ठीक से आ नहीं रही है। हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। विजय दाहिया साहब, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, किस तरीके से आज आप बेदी साहब को याद करते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले आपने उनके आंकड़ों के बारे में बात की। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में आपने उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया, लेकिन मेरे लिए एक ये पर्सनल लॉस है। एक जिंदा दिल शख्सियत, एक ऐसे आदमी जिन्होंने जिसके भी जीवन को छुआ वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर बदला। मुझे उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत करने को मिला और अभी मैं एक टूर्नामेंट के लिए देहरादून आया हूँ। अभी मेरी उनके घर पे बात हुई। थोड़ी देर पहले उनकी बिटिया नेहा से मेरी बात हुई इस बारे में और बहुत झटका लगा मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी करीब था उनके। दिल्ली में जब वो वापस आए तो वो टीम के कोच बने थे और मैं कप्तान था, और उस समय क्रिकेट से ज़्यादा इंसानियत के बारे में, क्रिकेट से ज़्यादा एक अच्छा व्यक्तित्व होने के बारे में, क्रिकेट के अलावा जीवन के बारे में जिस तरीके से उनसे वार्तालाप होती थी, एक एक नए दरवाजे खुलते थे जब भी आप उनसे बात करते थे। और जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि मैं कुछ 3 एक हफ्ते पहले उनको जाके हॉस्पिटल में मिला था। वो हॉस्पिटल थे, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था, अपोलो हॉस्पिटल में थे। दवाइयाँ इतनी ज़्यादा सॉलिड थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही शक्ल देखी एकदम से वो चमक उनकी आंखों में, चेहरे पे, और फिर से बात क्रिकेट की करने लगे। आ, ये समय कुछ इस तरीके का है कि आ, आप उन सब चीज़ों के बारे में जैसे ही पता चलता है, ऐसी कोई कुछ हुआ है तो आपकी सोच वापस चली जाती है। पर मेरे लिए विजय जी, जैसे आप उनके बारे में बता रहे थे, एक खास तौर से दिल्ली के जो क्रिकेटर्स हैं, और सिर्फ खुद एक महान खिलाड़ी के तौर पर नहीं, एक कोच के तौर पे भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे खिलाड़ियों को निखारा है, उभारा है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप उनका इस तरीके से देखते हैं क्रिकेट के लिए, दिल्ली के क्रिकेट के लिए और भारत के क्रिकेट के लिए? देखिए, क्रिकेट, मैं तो थोड़ा क्रिकेट से आगे बात करना चाहूँगा। क्रिकेट तो बहुत सारे कोचेज हैं जो क्रिकेट में आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे इंसान बनने में। एक एक लोगों को जिंदगी क्या है, क्रिकेट से आगे क्या है, उसके बारे में बात करने के लिए जो योगदान उनका रहा है, मुझे लगता है कि वो रिप्लेस नहीं हो सकता है। क्रिकेट एक तरफ है, क्रिकेट की एक एक्सपायरी डेट है, वो खत्म हो जाती है। जीवन ज़्यादा लंबा है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप किस तरीके से
लोगों की जिंदगी को छूते हैं, वो ज्यादा बड़ी चीज है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरे लिए एक ये व्यक्तिगत नुकसान है। मेरा एक अलग कनेक्शन था उनके साथ, काफी लंबे समय तक अगर बात ना हो तो भी जब भी बात करते थे या जब भी मिलते थे तो वो एक अपनापन था उनके साथ। आ जहाँ तक क्रिकेट की बात की आपने, वो एक ऐसे दौर में भी जी। खेले जहां पर खेलते वक्त एक अलग चीजें थी, लेकिन जब इस दौर में बात करते हैं तो वो सोच उनकी उस तरीके की थी। अ, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो अपने समय से थोड़ा आगे थे। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे ही बता सकता हूँ, मैं किसी और की तरफ से तो नहीं बता सकता कि उनका उनसे क्या रिलेशन था, लेकिन मेरे लिए जब मैं उनसे मिला तो मैं इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ था, और एक आई ओपनर था उनसे बात कर पाना। किस तरीके से वो जिंदगी को देखते थे, जिस तरीके से वो क्रिकेट को देखते थे, और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एक बेबाक शख्सियत, जो भी जिनकी भी जिंदगी को उन्होंने टच किया है, वो जरूर उनको उनकी कमी खलेगी, उनके व्यक्तित्व की कमी खिलेगी, उनकी गाइडेंस की कमी जरूर खलेगी। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ आपसे। प्रिया जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त काफ़ी भावुक क्षण है आपके लिए, और बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपका किस तरीके का उनके साथ एक संबंध रहा है। हमारी संवेदना आपके साथ भी। सर, लेकिन जाने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे आप बता रहे थे काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे, कभी भी बिशन सिंह बेदी जी हिचकिचाते नहीं थे। अगर कोई उनकी ओपिनियन है तो वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात को हमेशा रखते थे। मुझे याद है एक बार उनका पहले मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे तब पूछा भी था कि जब वो 1990 में एक बार इंडियन टीम का बड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा था और वो कोच थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं सारे पूरी की पूरी टीम को समुद्र में डुबो दूं। मतलब बिल्कुल एक इमोशनल क्रिकेटर जो बिल्कुल हमेशा पैशन से खेलते थे, और इस बात का उन्हें कभी शायद उन्होंने सोचा नहीं कि इसका किसको अच्छा या किसको बुरा लग जाएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक आप ये कह रहे हैं। इतने पॉलिटिकली करेक्ट नहीं थे कि ये देखें कि सोच समझ के मैं बोलूं। और क्या बात है ना, सिर्फ मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि ऐसी जो बातें हैं लोग वो बंद कमरे में करते थे, उनकी शख्सियत इस तरीके की थी, और वो मुकाम उन्होंने पाया था ना, और किसी और के लिए नहीं, किसी और को प्लीज करने के लिए नहीं बात करते थे या जीते थे। जो मन में आता था वो बात करते थे, इसीलिए खास थे। और जब आप बेबाक बात मुंह पर बोलते हैं तो वो काफी सारे लोगों को कड़वी भी लगती है, लेकिन अगर वो सही नसीहत आपको सही टाइम पे मिल जाए तो आप उसको सबसे अच्छी बात अपनी जिंदगी के बारे में भी मानते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस जिस तरीके से आपने कहा ना, जो जो शख्सियत थी, जो जिंदा दिली थी, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब भी आप उनके आसपास होते थे ना तो कोई डल मोमेंट नहीं हो सकती थी। इतनी कहानियां, इतने किस्से, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली है, और हर तरीके का दौर उन्होंने देखा है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने अपनी पीक पर खेलते हुए ना करी हो। काउंटी क्रिकेट में जिस तरीके के उनके एक्सपीरियंस है, मुझे याद है एक बार 2002 में मैं उनके साथ इंग्लैंड गया था, और हम लोकल क्लब क्रिकेट बिशन सिंह बेदी ट्रस्ट की तरफ से एक टीम गई थी इंग्लैंड। और जैसे जैसे वहां पता चलता था कि बिशन सर आए हैं, धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाते थे, उनकी उम्र के लोग। काउंटी क्रिकेट में इस तरीके से रहता है, क्लब क्रिकेट में आप अपनी कुर्सी लाते हैं, बैठते हैं, और थोड़ी देर में आप देखते थे तो 40-50 लोग इकट्ठे हो जाते थे जिन्होंने उनको काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए देखा था। और फिर आपको सिर्फ हंसी ठहाकों की आवाज आती थी कि किस तरीके से वो जो पुरानी मूवमेंट्स थे उनको रिलीव करते थे। तो वो उनकी उनकी खास बात थी। और एक जिंदा दिल होस्ट भी, जब तबीयत ठीक थी उनकी तो उनके घर पे जिस तरीके की गैदरिंग्स होती थी, मुझे लगता है कि एक ये चीज भी उनकी व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि किस तरीके के वो आदमी थे, और जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ हर चीज के लिए जिंदा दिल। बिल्कुल विजय जी, जाहिर सी बात है कि आप भी अब उनके परिवार अब वहाँ मिलने की कोशिश करेंगे, आप जाएंगे जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है। लेकिन आप जैसे हमें उनके बारे में किस्से बता रहे थे, तो ऐसा एक कोई किस्सा जो इससे पहले लोगों को आप शायद आपने उनके बारे में शेयर ना किया हो, क्योंकि बिशन सिंह बेदी एक महान शख्सियत थे। आज भी उनको उसी तरीके से हम लोग याद करना चाहेंगे जैसे जिंदा दिल इंसान वो थे। आह, मैं आपको बताता हूँ मेरा, हम किसी एक फंक्शन में थे, एक किसी दोस्त की शादी थी, वहां पे गए थे, और पाजी वहां पे थे। तो मेरे फादर
उनको पहली बार मिले और उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया इस तरीके से कि ये मेरा बेटा है विजय। और मैं सर को पहले भी जानता था, मिला था तो उन्होंने हंस के कहा नहीं ये आपका बेटा नहीं है, आप विजय के फादर हो। अगर आप उस तरीके से देखते हो तो उन्होंने ये कहा कि इनके नाम की वजह से अब आपको जानेंगे, और फिर बहुत जोर से हंसे। और जो जो उनसे अगर आप मिलते ना, चाहे आप उनसे पहली बार मिलें या कभी मिलें, वो आपसे हाथ नहीं मिलाते, वो आपसे गले मिलते। और वो जो गले मिलते थे ना, उस अपनेपन का जो वो आपको एहसास कराते थे, वो बहुत खास है। और उनके किस्से ऐसे हैं कि टीवी पे शेयर करने वाले कम हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, टीवी पे शेयर करने वाले बहुत कम हैं, जिंदा दिल इंसान थे। एक रिकॉर्ड उनका अभी भी है जो उनका रिकॉर्ड टूटा नहीं है। 60 ओवर्स के जब मैच हुआ करते थे और जब बेदी साहब खेले तो वनडे इंटरनेशनल 60 ओवर्स के हुआ करते थे, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर का रिकॉर्ड उनका जो है वो भी अभी भी टूटा नहीं है, क्योंकि उसके बाद 60 ओवर वाला कॉन्सेप्ट ही वनडे क्रिकेट से खत्म हो गया। कमाल के बॉलर थे। और अभी जो मॉडर्न क्रिकेट है, चाहे आईपीएल हो या चाहे मॉडर्न क्रिकेटर हो, क्रिकेटर्स काफी सारे हो, मुथैया मुरलीधरन, हरभजन सिंह, सबके लिए उनके पास एक बड़ी सटीक और बड़ी राय जरूर थी उनकी, इन सब मामलों पे, और खास तौर से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी काफी मुखर थे। जी हाँ, वो सेकंड स्टेप था कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आपने कहा। उन्होंने दिल्ली का इलेक्शन भी लड़ा डीडीसीए का। लेकिन जहां तक आपने स्पिन के बारे में कहा, और मैं दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जिस समय वो खेले और जिस समय पे वो जो 4 स्पिनर्स खेलते थे, और उन 4 स्पिनर्स का जो याराना था ना, वो आज भी अगर दिखें तो बहुत कम नजर आता है। कि सेम काम करने वाले लोग एक दूसरे को और ज्यादा बेहतर करने की नसीहत देते थे, एक दूसरे के बारे में बात करते थे। अभी भी जिस तरीके से टच था, कई बार आप बात करते थे, तो क्रिकेट खत्म होने के बाद भी एक दूसरे की जिंदगी से अभी भी जुड़े हुए थे। वो सबसे अच्छी चीज। और ग्राउंड से बाहर भी बेहतर होने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि उस समय पे, जैसे आजकल हम कहते हैं ना, मैच खत्म होने के बाद टीम मीटिंग है या कुछ है, वो मीटिंग का जामा नहीं पहनाते थे। आप बैठे रहते थे किसी के भी कमरे में और लगातार बात होती रहती थी, और एक दूसरे से आप सीखने की कोशिश करते थे। और आज तक जब भी मैंने उनको देखा है, किताबें पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, कुछ ना कुछ अभी भी सीखने की कोशिश करते थे। एक चीज वो कहते थे हमेशा कि लाइफ में कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है। या तो आप लाइफ में ऊपर जा रहे हैं या आप नीचे जा रहे हैं, एक तरफ नहीं रुकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और आपने जिक्र किया कि किस तरीके से बॉलर्स के बारे में कुछ कहने के लिए था उनके पास। स्पिनर्स के लिए जो काम खुद किया होता है ना, उससे उन दायरों को भी नहीं लांघते थे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी बैट्समैन को वो सलाह देते हुए नजर आते हो, या किसी फास्ट बॉलर को बोलते हो कि किस तरीके से क्या करना है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब रणजी ट्रॉफी टीम के साथ थे, तो बैट्समैन और जो फास्ट बॉलर्स थे, उनकी तरफ इस तरीके से वो बात नहीं करते थे कि मुझे सब पता है। लेकिन स्पिनर्स के लिए वो ज्ञान की खान थे। और कहीं का भी स्पिनर हो, अगर हम मैच खेलने जाते थे और अपोजिशन टीम का भी अगर उन्हें कोई गेंदबाज अच्छा लगता था, तो उनके लिए भी उनके पास पूरा टाइम था। और आप देखिए, जब उनकी सेहत ठीक थी और जब वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकते थे, तो जब भी कोई ओवरसीज टीम इंडिया खेलने आती थी, वो हमेशा उनके नेट्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आते थे। तो जो चीज उनके पास थी, वो हमेशा ये कहते थे कि चीज बांटने से बढ़ती है। ये उनका मानना था, ये उनकी फिलॉसफी थी। और जैसे भी मैंने कहा कि आप सर, मैं मिस करेंगे एक सेकंड के लिए आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं आपको रोक रहा हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने बिशन सिंह बेदी जी की निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है। जरा उनकी वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और एक ऐसे गेंदबाज जिनको देश याद करता रहा, बिशन सिंह बेदी जी हम सबके बीच में नहीं रहे। एक बहुत दुखद समाचार है, क्रिकेट जगत को एक बड़ी क्षति है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो इसी धर्मशाला स्टेडियम में वो शुरू से ही बहुत सारे कैंप्स उन्होंने यहां पर भी लगाए। और जब ये स्टेडियम नया बना ही था तो अपने 2 साल लगातार कैंप्स यहां पर लगाते रहे। यहीं जो इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम है, यहीं पर वो रुकते थे, कहीं होटल भी नहीं जाते थे। ग्राउंड में ही रहना, यहीं से प्लेयर्स को प्रेपरेशन करवाना, और इससे पहले वो हिमाचल के चैल में आकर अपने कैंप्स लगाते थे। हालांकि पंजाब दिल्ली से उनका गहरा नाता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिमाचल की ओर कैंप्स का रुख किया और उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में मैं अपनी ओर से कहूंगा, पूरा क्रिकेट जग आपके साथ खड़ा है। ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।
उनका बहुत बड़ा योगदान क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में भी, एक कोच जब मैं पंजाब की टीम का प्लेयर रहा तो उस समय जब हमारी टीम चैंपियन बनी, नेशनल चैंपियन रणजी ट्रॉफी की, तब बिशन सिंह बेदी ही हमारे कोच थे। अनुराग ठाकुर केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त ये बिशन सिंह बेदी साहब के गुजरने के बाद अपना शोक संदेश दे रहे थे, किस तरीके से हिमाचल क्रिकेट के साथ वो जुड़े रहे इस बारे में बता रहे थे। विमल मोहन हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, अभी विजय दाहिया साहब से बात कर रहे थे, काफ़ी इमोशनल हो गए थे उनसे बिशन सिंह बेदी को याद करते हुए, उनके बारे में बताते हुए। कमाल की शख्सियत, बिल्कुल बेबाक, हमेशा जो उनके दिमाग में आया बिना लाग लपेट के उन्होंने सामने रखा। किसी के बारे में भी ओपिनियन हो, चाहे वो सेलेक्टर्स हो, चाहे वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, एक ज़बरदस्त जिंदा दिल इंसान। बिल्कुल जबरदस्त जिंदा दिल इंसान। और जैसा कि आपने कहा विजय दाहिया इमोशनल हो गए। मैंने उनको देखा है दिल्ली रणजी टीम के भी जब कोच थे, तो वो किस संजीदगी से खिलाड़ियों से जुड़े होते थे। और जैसा अनुराग ठाकुर बता रहे हैं, मुझे एक मौका मिला था हिमाचल में उसी स्टेडियम में जाके, बेदी साहब ने हमें बुलाया था तो हम गए हुए थे वहां पे। बेदी साहब छोटे छोटे बच्चों को 8 से 10-12 साल से लेके और बड़े बच्चे थे, और क्या डिसिप्लिन मेंटेन करते थे। जो अनुराग कह रहे हैं कि वो स्टेडियम में ही रुकते थे, बिल्कुल स्टेडियम में रुकते थे। बच्चे बाहर के जो आसपास के होटल हैं वहां कई बच्चे रुके हुए थे, लेकिन वो हमारी जैसे हम जैसे जो लोग थे उन लोगों की उन्होंने ड्यूटी लगाई थी कि जरा इन पे नजर रखना, देखना कहीं रात में ज्यादा देर तक नहीं जाए, या उनसे बातचीत करना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना कि छोटा बच्चा है उसको फील्ड पे डांटा है, उसको थोड़ा प्यार से समझा देना। और जो बात जैसे आप कह रहे हैं कि जो उनकी बॉलिंग में थी एकदम बेबाकपन, चाहे बल्लेबाज किसी भी लेवल का हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। लूप अगर देना है बॉलिंग में लूप डालते थे। बॉलिंग में उनके बॉलिंग के बारे में बात करने का कद हम लोगों का नहीं है, लेकिन जिस तरह का मैं अभी थोड़ी देर पहले अदिति से बात कर रहा कि एक जो तिरस्म बांधते थे, मतलब हमने उनको रेडियो पे पहले सुनना शुरू किया था और रेडियो पे हमें समझ में आने लगा था कि बॉल को लूप कर उन्होंने बल्लेबाज को फांस लिया, बल्लेबाज को अपने फिरकी के जादू में फांस लिया। ये सब जो मुहावरे हैं, ये मुहावरे हमारे जो फॉर्मेटिव एज में है वो बेदी साहब ने बनाए। 1560 विकेट है फर्स्ट क्लास में उनकी गेंदबाजी को लेकर, कहने की क्या बात है। और एक बॉलिंग कप्तान, एक स्पिन बॉलर कप्तान, आप सोचिए मतलब कि उस समय जबकि हमारी मतलब बॉलिंग से विकेट ले लेते थे, अगर हमारी बल्लेबाजी जब तक सुनील गावस्कर का एक एरा आया, पटौदी का एरा आया, जब जाकर हमने जीतना शुरू किया, लेकिन सिर्फ गेंदबाजी के सहारे भारतीय क्रिकेट की अपनी पहचान बना। 1976 में जाके अगर वो ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में, और क्या इकोनॉमी होती थी, 20-25 से 30 के कम की इकोनॉमी होती, कहीं पे 20, कहीं 25, चाहे हर जगह। इंग्लैंड में भी जाके उन्होंने विकेट लिए। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, जितना जिंदा दिल, उतना ऑनेस्ट आदमी, उतना ऑनेस्ट सुपरस्टार, एक महान शख्सियत, ऐसा मैंने बहुत कम दिखा। हर आदमी का 2, 3, 4, 5 पहलू होता है, या हर चेहरे पे कई चेहरे होते हैं, लेकिन बेदी साहब जो गुरुद्वारे में थे वही मैदान पे थे, वही होटल में थे, वही आप जब किताब के लॉन्च में आए। और अगर उनको बोलना है कि मुरलीधरन की बॉलिंग चकिंग है, जैवलिन फेंकते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुरलीधरन ने 1000 विकेट ले लिया। अगर उनको कहना है कि शेन वॉर्न जादूगर है, तो फिर शेन वॉर्न चाहे ड्रग में फंस गया हो, वो जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात, मुद्दे पे बात करते थे। ये नहीं है कि शेन वॉर्न के बारे में कोई धारणा बना ली। अगर हम लोगों को डांटा या किसी प्लेयर को डांटा तो बस वो मैदान तक है। अगर किसी प्लेयर ने, मैंने उनको एक प्लेयर देखा, मुझे पुनीत बिष्ट है कोई, उस प्लेयर ने सेंचुरी मारी और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में घुस के उसको इतनी डांट पड़ी गलत शॉट के लिए। तो ये बेदी साहब थे। बेदी साहब को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या अचीव कर रहे हैं, आप किस प्रोसेस से अचीव कर रहे हैं। और बहुत कम लोग, जो लोग क्रिकेट सर्किट में वो जरूर जानते हैं, विजय दाहिया, अजय जडेजा, इन जैसे कई प्लेयर्स को मैंने देखा है जो कि बेदी साहब अगर ग्राउंड पे एक जो उनका कद था आए, तो मतलब जो रेस्पेक्ट के लिए, ऐसे आप जैसे हम लोग गुरुकुल में या जहां टीचर्स के पास जाते हैं, पांव छूना या खड़े हो जाना, वो प्लेयर्स में वो रुतबा। और वो रुतबा ये नहीं कि केवल बड़े प्लेयर जिन्होंने उन्हें देखा है, 8 साल की उम्र से लेके 68 साल के खिलाड़ी भी अगर उनके सामने आए और अगर उनको कहना है वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, और अगर बात करिए, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। मैं उनके पास गया था 2003-4 में एक स्टोरी करने के, सर लेफ्ट आर्म स्पिन हैज बिकम अ डाइंग आर्ट। उस पे वो बंदा बात कर रहा है लेफ्ट आर्म का, और हमें समझा रहे हैं कि नहीं,
एक एरा आया है, ये एरा आएगा वेंकटपति राजू वगैरह का एरा, और फिर एक एरा आएगा जहां पे लेफ्ट आर्म स्पिन डोमिनेट करेगा। आज वर्ल्ड कप में देखिए कि क्या प्रोफेटिकल बातचीत थी। आज कुलदीप यादव या हर मिचेल सैंटनर, हर टीम के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है इस 2023 वर्ल्ड कप में वो एक बड़ा हथियार है। तो जो एक मतलब जिसको कहते हैं विजनरी क्रिकेट मैन और ऑनेस्ट क्रिकेट पर्सन, उस तरह की शख्सियत, जिंदा दिल इंसान जैसा आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट जगत के लिए, फैंस के लिए एक बड़ी क्षति। बिशन सिंह बेदी, लेजेंडरी स्पिन बॉलर, कप्तान, पूर्व क्रिकेटर, अब नहीं रहे। हर जिंदगी की एक कीमत होती है, चाहे वो आम आदमी हो या ख़ास। लेकिन इस मौत की चर्चा कुछ ज़्यादा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि पराग देसाई देश के नामी उद्योगपति जो थे उनमें उनका नाम शुमार था। उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। उनके घर के बाहर वो टहलने गए थे। वहाँ पर कुछ कुत्तों से बचने के लिए जब वो दौड़े, फिसल गए, गिर गए और उन घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और फिर आज बुरी खबर ये आई कि उनकी मौत हो गई है। बाग बकरी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे पराग। 15 अक्टूबर की सुबह सिर पर चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुत्तों ने उन पर हमला किया था। जो सड़क पे आवारा कुत्ते होते हैं उनमें हमला किया था जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। खुद को बचाने के दौरान वो फिसल कर गिर गए थे। गिरने से उनके सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद ब्रेन हैमरेज हो गया। अस्पताल के अहमदाबाद के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। सर्जरी के लिए उनको एक दूसरे अस्पताल, जायडस अस्पताल लाया गया। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और 22 अक्टूबर को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से इसी खबर के बाद अब दोबारा से ये बहस छिड़ गई है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, किस तरीके से जो ये आवारा कुत्ते हैं उनके आतंक को लेकर लोग फिर से चिंतित हैं। इस पर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं, बहस उठ रही है कि इस पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ महीनों में कुत्तों के आतंक की कई घटनाएं सामने आई हैं। 15 दिसंबर 2023 को दिल्ली की अगर बात करें तो एक 56 वर्ष की महिला को कुत्तों ने दौड़ाया, जिसके बाद वो गिर पड़ी और उनको काफ़ी चोट लगी। 15 जुलाई 2023 को नोएडा में गाजियाबाद के एसडीएम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। एसडीएम गुंजा सिंह हमले के बाद घायल हो गई। 6 जुलाई 2023 को गाजियाबाद में ही एक लड़की पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। मार्च 2023 को दिल्ली में 2 बच्चों पर अलग अलग दिन आवारा कुत्तों ने हमला किया और इस हमले में दोनों बच्चे जो हैं वो उनकी मौत हो गई, बुरी तरह घायल हुए थे, उसके बाद उनकी मौत हो गई। 18 अक्टूबर 2022 को नोएडा में एक 1.5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला हुआ। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। लोगों ने इसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन भी किया, काफ़ी गुस्सा भी व्यक्त किया। 9 अक्टूबर 2022 को नोएडा में ही एक महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला किया और उसके बाद महिला जो है वो भी घायल हुई। तो कैसे इनसे बचा जा सकता है और इस समस्या का हल क्या है? क्योंकि एक पहलू है कि भाई लोगों की जो जान है उसकी सुरक्षा करना, और दूसरा पहलू है कि क्या इन कुत्तों के खिलाफ इस तरीके से एक भावना भड़काई जाती है, उसके बाद लोगों को परेशान भी किया जाता है। इनकी किस तरीके से देखभाल हो सकती है, बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अदनान खान साहब जुड़ रहे हैं। ये डॉग बिहेवियर एक्सपर्ट हैं। नीरज गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। नीरज गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप किस तरीके से इस पूरी जो घटना है या आवारा कुत्तों का जो आतंक है उसको देखते हैं और क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसको लेकर कानूनी तौर पर? अंकित जी, देखिए, आवारा कुत्तों की जहां तक हम बात करें, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जहां पर किसी आदमी को चोट लगती है या किसी आदमी की मृत्यु होती है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसे किसी भी इंसिडेंट को रोकने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री की भी है और लोकल बॉडीज की भी है। बल्कि मैं ये कहूँगा जो लोग इस जो वेलफेयर के लिए जुड़े हुए हैं, एनिमल के वेलफेयर के लिए, उनकी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि ऐसे इंसिडेंट की रोकथाम के लिए काम किया जाए और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें।
अदनान साहब, ये जो इस तरीके की घटना होती हैं, लोगों में ज़ाहिर सी बात है दहशत फैलती है, और उसके बाद ये दहशत कई बार इस तरीके का रूप ले लेती है कि जो लोग आवारा कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रहे हैं या उनकी देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनके ऊपर गुस्से के तौर पर भी फूटती है। कई बार लोग और तरह की बेरहमी करते हुए भी नजर आते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जनता है वो सब, जाहिर सी बात है, सवाल पूछती है कि आवारा कुत्तों के आतंक से वो बचें कैसे, और इंसान की जान को इन कुत्तों के ऊपर जो रख के लोग देख रहे हैं उसमें गलत क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज बचने के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि लोग काफी करते हैं आवारा कुत्तों की तरफ, जो कि मतलब ऑलमोस्ट हमेशा वो हमारे अगेंस्ट ही वर्क करती हैं। जैसे अगर कोई भी आवारा कुत्ता देख के कोई लोग डरते हैं तो वो उनकी तरफ डंडा या पत्थर से हमला करने की कोशिश करते हैं उनको दौड़ाने के लिए। और अगर वो कुत्ते झुंड में होंगे तो हमेशा पलट के आने का उनका चांस बना रहता है। दूसरी बात ये है कि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आवारा कुत्ते हम पे भौंक रहे हैं और अगर ऐसा हुआ कि बाय चांस हम उनसे डर के चिल्ला के तेजी से भागने लगते हैं, तो स्ट्रे डॉग्स के अंदर एक प्रे ड्राइव होती है, भागती हुई चीज को पकड़ने का उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जिसके साथ वो पैदा होते हैं। तो 4-5 मिलके फिर वो उनसे दूर डरती हुई, चिल्लाती हुई, भागती हुई चीज जब उनसे दूर जाती है तब उन्हें पकड़ने की काफी ज्यादा चाह बन जाती है। तो एक तो ये दो तरीके हैं जिससे स्ट्रे डॉग्स के अटैक लोगों पे ज्यादा होते हैं। मेरा जो एडवाइस, मेरी जो राय रहती है कि जो सबसे ह्यूमेन, सबसे नॉन अब्यूजिव मेथड मैं कहूंगा जिसमें कुत्तों को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है, कि हम अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं, और अगर कोई कुत्ता हम तक पहुंच चुका है काटने के लिए तो हम उनकी तरफ पानी हल्का सा डाल दें, क्योंकि उससे क्या है कि कुत्ते को भी चोट नहीं पहुंचेगी, हमें भी डर के किसी गाड़ी पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, गेट पे नहीं, दीवारों पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, ना ही हमें पत्थर से या डंडे से उन पे हमला करना पड़ेगा। तो इससे एक पानी से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, डॉग पे हल्का सा पानी अगर छिड़क दिया, और कुत्ते को भी कोई बिना कोई चोट पहुंचाए हम उससे काफी सेफ रह सकते हैं। और रही बात ये जो पब्लिक की है कि मतलब जो डॉग से डरते हैं वो अब जो कुत्तों को खाना देगा उनकी तरफ भी हमला होने लगेगा, उनको भी बुरा भला बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो डॉग्स के साथ हैं, जो डॉग्स को खाना देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वो भी अपने स्ट्रे डॉग्स की तरफ ज्यादा ही डिफेंसिव हो जाएंगे। तो इंसानों में एक बहुत बड़ा डिवाइड सा क्रिएट हो जाएगा कि सब लोग को साथ में मिलके ही इसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है, अलग अलग से नहीं तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे एमसीडी वगैरह या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, हमने देखा जब G20 हो रहा था तब बेरहमी से पकड़ पकड़ के सबको, स्ट्रे डॉग्स को लेके जाया जा रहा था, हमने कई सारे उस तरह के वीडियोस भी देखे। लेकिन जाहिर सी बात यह भी है कि अगर कुत्तों का इस तरीके का आतंक रहेगा तो लोग जाहिर डरेंगे। अगर छोटे बच्चों के ऊपर इस तरीके से काटेंगे, हमला करेंगे, तो लोगों को इसके बाद रोष भी काफी ज्यादा होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक व्यवस्था के तौर पर एमसीडी वगैरह कहां अपना काम नहीं कर पा रही हैं लोकल बॉडीज? देखिए, इसके सोल्यूशन में वही मैं कह रहा हूँ कि सबको जैसे एकजुट जब हो जाएंगे, कि जो स्ट्रे फीडर्स हैं अपने डॉग्स को फीड करते हैं, वो मिलके एनिमल, देखिए अल्टीमेट नंबर 1 सोल्यूशन को कहते हैं हम लोग हमारी लैंग्वेज में ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि जिस एरिया में स्ट्रे डॉग्स हैं हम वहां से उठाएं, या तो प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ लोग, कॉलोनी के कुछ लोग मिलके, या कोई संस्था, कोई NGO, या फिर MCD वाले, AWBI वाले वहां से डॉग्स उठाएं, उनकी नसबंदी करें, उनकी न्यूटरिंग करें और उन्हें वहां छोड़ दें। तो कम से कम ऐसा होगा कि उसके बाद से जो पॉपुलेशन है वो इतनी बुरी तरह से तादाद से नहीं बढ़ेगी कि सारे कुत्ते झुंड में ही घूम रहे हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल नंबर 1 चीज हुई। दूसरी बात कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी अथॉरिटी या किसी भी डिपार्टमेंट में पैनल में कोई डॉग बिहेवियर स्पेशलिस्ट या कोई ट्रेनर बिठाया हो जिनको डॉग्स का माइंडसेट समझ में आता हो, जिनको इंसानों का बिहेवियर और डॉग्स का बिहेवियर समझ में आता हो। वेटरनेरियन जरूर है, जो स्ट्रेस को खाना खिलाते हैं वो भी पैनल पे बैठते हैं, बट कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि कुत्तों की सोच क्या है और उनके बारे में किया क्या। तो उनकी तरफ से कोई ट्रांसलेटर नहीं आया है। डॉग्स की तरफ से कोई बिहेवियरिस्ट पैनल पे हो और वो ही एडवाइस करे कि एक्चुअली में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। दूसरी बात कि जिस कुत्ते की बाइट होती है उसको ट्रेनिंग स्कूल में भेजना भी बहुत जरूरी है। कम्युनिटी को मिल के उस डॉग को ट्रेन कराएं, अपने आप को एज अ कम्युनिटी भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम और सेमिनार्स रन करना भी बहुत जरूरी बातें हैं। ये जो आप कह रहे हैं बड़े जरूरी सुझाव हैं जो समझ में आने चाहिए, अथॉरिटीज को भी आने चाहिए और लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर नीरज गुप्ता साहब, ये बताइए कि
जब लोग ये इस तरीके की बिल्कुल बहस छेड़ा मतलब खाई बन जाती है, कुछ लोग ये कहने वाले कि देखिए आप हम डॉग लवर्स हैं, उनके ऊपर भी लोग हावी होने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये इनकी वजह से और स्ट्रे डॉग्स यहां पर आ रहे हैं। तो इनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है एजुकेट करना लोगों को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, इसके लिए भी गवर्नमेंट बॉडी और वेलफेयर एसोसिएशंस जो हैं उनको मिल करके काम करने की जरूरत है। मैं अदनान जी से एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि अगर सारे लोग मिल करके, सारे स्टेक होल्डर काम नहीं करेंगे तो इस समस्या को पे निजात पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है अगर सब मिल करके काम करें तो 2 से 3 साल के अंदर हम इसको स्टरलाइज करके, वैक्सीनेट करके और प्लस आइडेंटिफाई करके डॉग्स को हर एक एरिया में, और उसके हिसाब से अगर हम काम करें तो शायद हम बहुत तेजी से इसको अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ये इंसिडेंट रुक नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोग की हेट्स बढ़ती जा रही हैं डॉग्स के प्रति या एनिमल्स के प्रति, उससे लोग मारने भी लगते हैं, डंडा उठा करके चलते हैं। उससे दोनों में, मतलब डॉग्स में और ह्यूमन में, दोनों में क्लैशेस होते हैं, और वो क्लैशेस का नतीजा ये होता है कि कभी तो आप डॉग को मार करके भगा देते हैं, कभी डॉग आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए मुझे लगता है अथॉरिटीज को और जो प्राइवेट बॉडीज हैं उनको मिल करके काम करना चाहिए। और इसको अगर जी। हम बर्थ को कंट्रोल कर ले गए एक बार, तो मेरे को लगता है समस्या अपने आप ठीक होती चली जाएगी। बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भय का माहौल ज़रूर बनता है और इस तरह की जब दुखद घटनाएं होती हैं तो उससे गुस्सा भी लोगों का सामने आता है, और वो ना तो इंसानों के लिए ठीक है और ना ही जानवरों के लिए ठीक है। तो इस पर एक पूरी तरीके से सोची समझी एक पूरी प्लान के साथ काम करने की आवश्यकता है। कई सारी बॉडीज़ बनी भी हैं, लेकिन वो अपना काम कितनी मुस्तैदी से करती हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक अहम चर्चा है, और जैसे हमने देखा था G20 के समय में दुनिया को दिखाने के लिए हमने सारे कुत्तों को इस तरीके से उठा के बंद कर दिया था, लेकिन क्या एक व्यापक तौर पर एक मुहिम चल सकती है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनको लेकर आया जाए, इनको स्टेरलाइज करा जाए और उसके बाद नसबंदी करके कुत्तों को छोड़ा जाए, जिससे कि कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम हो, इनकी तादाद इतनी ना बढ़े कि वो झुंड बनाकर लोगों पे हमला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पिछले 24 घंटे में गाजा में 300 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। पिछले 24 घंटों में इजराइल की जो एयर स्ट्राइक हुई हैं उसमें करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा के रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त गोलाबारी की है और उन्हें निशाना बनाया है। इसके साथ ही साथ गाजा में जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। चलते हैं सीधे, हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उमा, जिस तरीके से बहुत कम मात्रा में पर कम से कम शुरू हुआ है राहत पहुंचना, लेकिन उसके बाद भी जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं गाजा पे इजराइल की तरफ से, क्या अब ये माना जाए कि जो इतने दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि एक जमीनी हमले की तैयारी हो रही है, वो अब बिल्कुल घड़ी शायद पास आती जा रही है? जी बिल्कुल अंकित, देखिए इजराइल की इस बात की तैयारी है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करे, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन करने के पहले उसकी कोशिश इस बात को लेकर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमास के ठिकानों को पहले से ही तहस नहस कर दे, नेस्तनाबूद कर दे, और इसलिए ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। एक 24 घंटे के भीतर 320 के आसपास ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। जो एक बात कही जाती है कि इजराइल जो है वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है, इसके पीछे इजराइल की हमेशा से ये दलील रही है कि ऐसे रिहायशी इलाकों में हमास के जो ऑपरेटिव हैं वो अपना ठिकाना बनाते हैं ताकि उनको एक आड़ मिल सके, एक ह्यूमन शील्ड जो है वो मिल सके। और यही वजह है कि जब वो हमला होता है तो वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उसकी जद में आते हैं। और इसी बात की दलील देते हुए इजराइल ने तकरीबन 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जाने को कह दिया था, लेकिन खान यूनिस जैसा जो शहर है जो कि दक्षिणी गाजा में आता है, वहाँ पर जो एक साइबर कैफ़े है वहाँ पर भी जो हवाई हमला है वो
हुआ, जिसमें कि तकरीबन 12 से 13 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई। तो इस तरह से जो आम जो नागरिक हैं उनका नुकसान पहुंच रहा है, उसकी बाबत दुनिया की निगाह उस पर है। और ख़ुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत में ये कहा है कि युद्ध के नियमों का जो पालन है वो किया जाए। जाहिर सी बात है कि अमेरिका का सीधा सा मकसद ये है कि आम जो नागरिक हैं उनका नुकसान ना हो, ये ध्यान में रखे जाने की बात है। इस बाबत जो है वो इजराइल की तरफ से एक भरोसा भी दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से बमबारी वहाँ पर की जा रही है, ऐसे में जो आम सिविलियन उसकी जद में आना जो है वो तय है। तो ये जो हमले बढ़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे मेरा इको सुनाई पड़ रहा है, जो हमले बढ़े हैं उसके पीछे जो मकसद है इजराइल की, वो ग्राउंड इन्वेजन के पहले ज़्यादा से ज़्यादा इलाका खाली करा लेना चाहते हैं, ताकि जो उनकी कैजुअलिटी है, उनके सैनिकों की कैजुअलिटी जब वो अंदर घुसें तो कम से कम हो। और साथ में इंटेलिजेंस गैदरिंग भी उनका मकसद है। जो 222 बंधकों की जो नई तादाद आई है कि 222 बंधक हैं हमास के कब्ज़े में, उनको भी लोकेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनको ऑपरेशन के ज़रिए भी छुड़ाया जा सके। अगर बातचीत के ज़रिए ना छुड़ाया जाना संभव हो पाया तो कतर जो इस बीच मध्यस्थता में लगा हुआ है, वो ये चाहता है कि गाज़ा पट्टी में हमले जो हैं वो रोके जाएं, तनाव वहाँ पे घटाया जाए, ताकि हमास को इस बात के लिए मनाया जा सके कि वो बंधकों की रिहाई जो है वो कर दें। और अमेरिका का भी दबाव इजराइल पर इस बात को लेकर है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन फुल फ्लेज तरीके से अभी शुरू ना करे, क्योंकि इससे बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। 10 की तादाद अमेरिकी बंधकों की बताई जा रही है, जो बंधक है उसमें से 10 अमेरिकी नागरिक बताए जा रहे हैं, 2 छोड़े जाने के बावजूद। तो इन सब वजहों से जो ग्राउंड ऑपरेशन है थोड़ा टला ज़रूर है, लेकिन ये भी तय है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और उसकी तैयारी उसने पूरी कर रखी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमा। लगातार उमा इस पूरी खबर पे नज़र रखे हुए हैं। इजराइल भी गए थे, इस तरह के शुरुआती 10 दिनों में उन्होंने पूरी कवरेज भी वहाँ से एनडीटीवी के लिए की। लेकिन युद्ध को लेकर दुनिया 2 भागों में बटी अब दिखाई पड़ रही है। कहीं इजराइल को लेकर लोग समर्थन में हैं, कहीं फिलिस्तीन को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये रोजुआ की तस्वीरें हैं, जहां पर इस फिलिस्तीन के समर्थन में काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग उतरे हुए हैं। बर्लिन जर्मनी में इजराइल का समर्थन करते लोग नजर आ रहे हैं। जिनेवा यूएन के दफ्तर के बाहर स्विट्जरलैंड में इजराइल का समर्थन करते जनता नजर आ रही है। वहीं लास वेगस में अमेरिका के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। बेलग्रेड सर्बिया में फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा रैली और एक मार्च भी निकाला गया। कर्नाटक में 1.5 साल बाद एक बार फिर से हिजाब का जो विवाद है वो शुरू हो गया है। और इस बार इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि कर्नाटक की जो अभी कांग्रेस की सरकार है, उसने कर्नाटक एजुकेशनल अथॉरिटी का 24 और 29 अक्टूबर को होने जा रही परीक्षाओं में हिजाब पहनने पर जो रोक थी वो हटा दी। यानी कि पहले जब बीजेपी की सरकार से रोक लगाई गई थी कि कोई भी अभ्यर्थी जो है या शिक्षार्थी जो है वो इस तरह का हिजाब पहन के अपने क्लासरूम में नहीं बैठ सकता है। अब दक्षिणपंथी संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हमारे सहयोगी निहाल किदवई इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, चुनाव से पहले भी एक बड़ा मामला था। अब सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वादा भी किया था कि इस पर अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो तुरंत फैसला लेंगे। किस तरीके से इस पर अब चर्चा हो रही है? देखिए, ये स्कूल और कॉलेजेस का पीयूसी का मामला था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने भी कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उसका जो बोर्ड है वो जो तय करेगा वो ड्रेस कोड सभी छात्र छात्राओं पर लागू होगा। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये जो मामला है ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी का मामला है, जो कि बोर्ड और निगमों के लिए बहुत सारे नियुक्तियां होनी हैं, जिसकी परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को होने जा रही है। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें जो हिजाब पहन के परीक्षा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि इसकी एक मांग उठी थी। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया है कि हिजाब पहन के जो छात्राएं आएंगी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि अगर किसी ने ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया या कोई और किसी दूसरे मेथड का इस्तेमाल कर रहा हो तब पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में
जब ये अपील की गई तो ये कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि जो भी छात्राएं हिजाब पहन करके एग्जाम देना चाहती हैं उनको 1 घंटा दूसरे छात्राओं के मुकाबले में 1 घंटा पहले वहां आना होगा, उनकी पूरी स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद वो परीक्षा दे सकती है। तो ये मामला है, हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये एक तरफा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही वक्त है, छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।